युवा नहीं है मतलब। तो आज युवा दिवस है और ये डे आपके लिए ही है, क्योंकि आप लोग युवा हो और युवा होने के साथ में देश का भविष्य आपके कंधों पर है। कितने लोग मानते हैं कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है? सबके ऊपर प्रेशर है क्या? किसका? प्रिंसिपल सर का, बाकी टीचर्स का, कि आप लोगों के टेस्ट लेने हैं, अब आपको मार्क्स देने हैं, ये दबाव है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और दबाव है, क्योंकि आप देश का क्या हो? भविष्य। और भविष्य का मतलब है कि देश का जो भार है वो आपके कंधों पर है। यानी कि आप लोगों में से ही आने वाले 10-5 साल बाद में कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आरएएस बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। यानी कि इतनी फील्ड्स हैं जहां पर आप लोग काम करते हुए क्या करोगे? देश को सर्व करोगे। यानी कहने का मतलब है कि आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर बड़ा भार है। लेकिन ये इतना बड़ा भार नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी, आज कुछ है क्या 12 तारीख को? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? पढ़ा है कुछ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में? तो आज युवा दिवस मनाया जा रहा है और युवा का उल्टा मतलब क्या होता है? वायु। युवा का उल्टा क्या होता है? वायु होता है। तो वायु का मतलब पवन। तो यानी कि जितनी गति या जितनी स्पीड, जितनी पावर एक हवा में होती है, उतनी ही पावर किसमें होती है? युवा में। यदि वायु के स्पीड को इतना बढ़ा दिया जाए या अनकंट्रोल हो जाए, जिसको नियंत्रित ना रहे, तो वही वायु एक चक्रवात बन जाती है। बन जाती है चक्रवात, यानी कि एक तूफान का रूप ले लेती है। और तूफान और चक्रवात क्या करता है? तबाही मचाता है। समझ में आ गया? तो यानी वायु के अंदर क्या है? पावर। और पावर क्या करती है? यदि कंट्रोल वे में पावर को यूज नहीं किया जाए तो क्या हो सकती है? तूफान मचा सकती है। उसी प्रकार से आपके पास जो पावर है, आप युवा हो, यानी आप वायु की तरह आपके अंदर शक्ति है। आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। यदि आपको कंट्रोल नहीं किया गया या आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप उस तरीके से हो जाएंगे जिस तरीके से एक वायु तूफान का रूप ले लेती है। यानी आप इस समाज में अगर आपकी पावर को चैनलाइज नहीं किया गया, तो इस समाज में आप इस समाज के लिए ही खतरनाक हो जाओगे। तो करना क्या है? खुद को कंट्रोल करना है और अपनी पावर को क्या करना है? सही डायरेक्शन में लगाना है। अब सही डायरेक्शन में कंट्रोल कौन करेगा? कौन बताएगा कि सही दिशा क्या है? तो उसके लिए आप लोग स्कूल आते हो, आप लोगों के सारे टीचर्स हैं, आपको प्रॉपर इतनी मेहनत करते हैं 12 महीने में कि आपको एक सही डायरेक्शन दिया जाए। अभी टीचर आपको हो सकता है कि डांटते भी होंगे, हो सकता है आपके टेस्ट भी लेते होंगे, आपके कम नंबर भी आते होंगे, तो आपको बुरा लगता होगा कि ये टीचर बेकार है, कम नंबर देता है ना? ये टीचर ऐसा है जो हमेशा डिसिप्लिन की बात करता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता है। लेकिन ये आपको क्या कर रहे हैं? उस वायु को सही डायरेक्शन दे रहे हैं, ताकि आप समाज के लिए खतरा न बनकर उस समाज को या उस देश को क्या कर सकें? आगे बढ़ा सकें। और यही युवा दिवस मनाने का क्या है? उद्देश्य है। आपको पता है पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी, युवा आबादी किस देश की है? इंडिया की है युवा आबादी। यानी हम लोग क्या हैं? यंग है। फिर भी अभी हमारे देश को आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है? जैसे कि चाइना के अंदर भी युवा आबादी काफी थी, तो युवा आबादी को यूज करके और चाइना एक सुपर पावर बनने की ओर गतिशील हो गया। उसी प्रकार से आप लोगों, यदि आप लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग देश की सीमाओं पर जाकर युद्ध लड़ेंगे। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वो भी देश के लिए करना होता है। अगर आप एक अध्यापक बनते हैं और 10 बच्चों को और ट्रेन करते हैं, वो भी देश के लिए कुछ करना होता है। एक किसान भी हमारे लोगों को खाना यानी कि अनाज उत्पन्न करके और यहाँ की फूड सिक्योरिटी को सुरक्षित करता है, वो भी देश के लिए कुछ करना होता है। तो आप जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे।
अब इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में मैं इस चीज पर आता हूं कि आधे बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। वायु चल तो रही है लेकिन किस डायरेक्शन में। वायु एक तूफान मचाती है, एक वायु जो मानसून लेकर आती है जिससे बारिश होती है, उसी बारिश से आपकी खेती होती है। तो वायु के दो रूप है, एक अच्छा रूप है और एक क्या है, बुरा रूप है। उसी प्रकार से आपके भी दो रूप है। यदि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, और यदि एनर्जी को रॉन्ग डायरेक्शन में लगाएंगे तो गलत करेंगे। तो आपकी इस एनर्जी को यूज करना है। अब यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे 11 12 तक के बच्चे, इसके बाद आप कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले तो आप 3-4 साल भटके ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले आप अपना एक आदर्श बनाएं। आपका आदर्श, यदि आपको जिस भी फील्ड में जाना है उसमें आदर्श सुनिए। जैसे किसी को साइंटिस्ट बनना है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सबने सुना होगा, सुना है। आज विवेकानंद जी जयंती, विवेकानंद जी से आप बहुत कुछ सीख ले सकते हो कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बाद में ज्ञान की प्राप्ति की और पूरे विश्व को एक हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान था उसकी तरफ एक दीपक की तरह दिखाया कि भारत भी आध्यात्मिक भूमि रही है। यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपने सुना होगा। आप अगर स्पोर्ट्समैन, यदि खेल के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो अलग अलग खेल में आपके कोई प्रेरणा स्रोत होंगे, तो आप लोग अपने प्रेरणा स्रोत बनाइए। आजकल के युवा ज्यादातर मोबाइल, ठीक है, आप सभी लोग यूज करते होंगे मोबाइल। आप लोग अपने पेरेंट्स से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, और मोबाइल का यूज गलत नहीं है, मोबाइल का यूज करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना आप किस दिशा में यूज कर रहे हो। क्या उसका इंस्टाग्राम पर रील देखने में यूज कर रहे हो, या सिर्फ सोशल मीडिया पे हंसी मजाक मनोरंजन के साधन के लिए आप यूज कर रहे हो, या फिर उसका उपयोग आप पढ़ाई के लिए करते हैं। हो सकता है कि पढ़ाई करना आपको लगता है अभी इस उम्र में कि बोरिंग है, बाकी सब चीजें अच्छी हैं कि मैं ये कर लूं, इंस्टाग्राम वीडियो देख लूं, रील देख लूं, ये आपको अच्छा देगा। और आपका जो मन है वो क्या सोचता है, मन अच्छी चीज कर लूं, यानी कि जो मुझे सिंपल, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े वो चीजें करूं। जैसे पढ़ाई करना अभी बोरिंग लगता है, लेकिन पढ़ाई करना सबसे इजी काम है। अगर पढ़ाई करना बुरा लगता है तो घर में जाकर एक बार अपने माता पिता के लिए एक दिन खेत में जाकर काम कर लेना, तो समझ में आ जाएगा कौन सा काम इजी है। या जो मजदूर जो मजदूरी करता है उसके साथ में एक दिन जाकर पत्थर तोड़ लेना, तो समझ में आ जाएगा कौन सा काम इजी है। पढ़ाई करना सबसे इजी है। युवा डे है तो युवा डे के ऊपर एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट्स का मतलब क्या होता है, किताबें पढ़ना। हम किताबें नहीं पढ़ना चाहते। कितने बच्चे हैं जो किताब को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। हमारी किताब बैग में आती है, वापस बैग में चली जाती है। वेरी गुड। एक बच्चे ने हाथ उठाया कि वो किताब पढ़ते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के स्कूल में लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी क्यों होती है, पढ़ने के लिए, रीडिंग हैबिट सुधारने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए। आपको एक टीचर यहाँ पर उस पूरे चैप्टर का सार बताएगा कि इसका मतलब ये होता है, आपको समझाएगा। लेकिन पढ़ना तो क्या कर, खुद को ही पढ़ता है। आप लोग किताब लेंगे, किताब को जो टीचर पढ़ाए उसको रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहेंगे। अभी आपको लगता है कि स्कूल में है, कॉलेज में पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन हमें भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आज भी वो बातें हमें याद है जो स्कूल में सिखाई गई थी, और वो बातें हम भूल चुके हैं जो हमें कॉलेज में सिखाई गई थी। क्योंकि अभी आपका माइंड एक पेपर की तरह है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। जिसके ऊपर जो टीचर लिखता है वो लिखा हुआ है, और जो आप लिखते हैं वो लिखा हुआ है, और वो हमेशा आपको याद रहेगी। जब आप कॉलेज में आएंगे तो याद आएगा कि मैंने स्कूल में ऐसा कुछ पढ़ा था। लेकिन जब कॉलेज पास आउट करके चले जाओगे आगे, तब याद नहीं रहेगा कि मैंने कॉलेज में क्या पढ़ा था। क्योंकि अभी आपका जो माइंड है वो क्या है, बिल्कुल खाली है। उस खाली माइंड पर जो लिखोगे वो आपको याद रहेगा। अब सवाल आता है कि सर हमें ये बताओ कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो पहला तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो उसको सिंसियरली पढ़ो। आपका माइंड कहेगा नहीं रील देखो, आपका माइंड कहेगा नहीं टीवी देखो, लेकिन उसको क्या करना है, उस मन को कंट्रोल करना है कि नहीं, ये मेरी लाइफ के लिए अभी मुझे प्लेजर मिल रहा है, मुझे मजा आ रहा है अभी 5 मिनट के लिए कि मैंने कोई रील देखी, मैंने मनोरंजन किया, वो मुझे मजा आ रहा है। लेकिन 5 मिनट के बाद में वो आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना, सबसे पहले किताबों को अच्छे से पढ़ना है।
आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसमें एक आदर्श ढूंढो कि मैं उसकी जैसे बनना चाहता हूँ। उसके जैसे बनने के लिए आपको उसके जैसा पढ़ना भी पड़ेगा। तो अब क्या बन सकते हैं, क्या कैरियर ऑप्शंस हैं? आजकल आर्ट, साइंस और कॉमर्स, पहले ये अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सरकार ने कहा कि यदि कोई बच्चा इतिहास पढ़ सकता है और यदि उसकी इच्छा है कि वो फिजिक्स भी पढ़े, तो वो फिजिक्स के साथ में हिस्ट्री को भी पढ़ सकता है। कोई बच्चा कहता है कि नहीं, मैं फिजिक्स के साथ में मैं ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहता हूं, तो वो भी पढ़ सकता हूं। तो इसको क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि आपस में सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना। तो आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो एक तो माइंड से निकाल दो कि मैं आर्ट्स का बच्चा हूं तो मैं कमजोर हूं, और मैं साइंस का बच्चा हूं तो मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूं। कोई अंतर नहीं है। आर्ट्स की फील्ड अलग है, अपनी एक फील्ड है, साइंस की फील्ड अपनी एक अलग फील्ड है, कॉमर्स की फील्ड अपनी एक फील्ड है। तो पहले तो आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करो कि मुझे साइंस में पढ़ने में मजा आ रहा है या फिर मुझे आर्ट्स पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, इसलिए डिसीजन मत लो कि आर्ट्स तो घर वालों ने कहा कि वो पढ़ते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं पढ़ने में। एक आईएएस और एक आरएएस ऑफिसर जब बनते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है? आर्ट्स की। वही क्या होता है आपका जिला कलेक्टर, वही आपके पूरे जिले को संभालता है। यानी आर्ट्स पढ़कर वो जिले को संभाल रहा है, क्योंकि वो प्रशासनिक पद है। वहीं पर एक डॉक्टर की अपनी भूमिका होती है। वो डॉक्टर जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी को बचाता है। तो अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके अंदर टोटली अभी से झुक जाओ। डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस का नॉलेज तो होना जरूरी है ही। उसी प्रकार से एक डॉक्टर सिर्फ किसी का इलाज करने के लिए ही नहीं होता। अस्पताल में उसको प्रशासन संबंधी कार्य भी दिए जाते हैं, और प्रशासन संबंधी कब काम अच्छे से कर पाएगा? जब उसको ये पता हो कि इंसान का व्यवहार कैसा होता है। कई बार कुछ मरीज आते हैं, वो बड़े गुस्से में होते हैं और डॉक्टर से उलझ जाते हैं। डॉक्टर फिर भी अपना पेशेंट दिखाता है। क्यों दिखाता है? उसको पता है कि अभी ये प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है कि ह्यूमन बिहेवियर है जो वो प्रॉब्लम में होता है तो उसका गुस्सा निकलता है। तो डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को भी पढ़ता है कि इंसान बिहेव कैसे करता है। तो इसलिए कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी, आर्ट्स वाला साइंस भी पढ़े और साइंस वाला क्या पढ़े? आर्ट्स भी पढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ऐसी मशीनें, ऐसे डिवाइस जो इंसान की तरह सोच सके, इंसान की तरह कार्य कर सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कौन करता है? इंजीनियर डेवलप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लेकिन वो तब डेवलप करेंगे जब उसने ह्यूमैनिटीज पढ़ा हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हो। वो अगर कोई रोबोट बनाएगा तो उस रोबोट में सोचने समझने की शक्ति इंसान के जैसी होनी चाहिए। अब इंसान को कौन पढ़ता है कि इंसान कैसे सोचता है? ये साइकोलॉजी वाले पढ़ते हैं, हम आर्ट्स वाले पढ़ते हैं। तो इसका मतलब आईआईटीएन, जितने भी आईआईटीएंस हैं वहां पर आजकल एक कंपलसरी पेपर होता है ह्यूमैनिटीज का, कि उसको साइंस के साथ में क्या सिखाया जाता है? आर्ट्स के सब्जेक्ट भी सिखाए जाते हैं। तो पहली बात तो मैं आर्ट्स का हूँ, कॉमर्स का हूँ या मैं साइंस का हूँ, मैं आर्ट्स का हूँ, मुझे इसलिए घर वालों ने डाला क्योंकि मैं कमजोर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हर फील्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस होती है। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है। साइंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आर्ट्स में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है और कॉमर्स में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आप लोग उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो। सोशल मीडिया से बाहर निकलो। विद्यार्थी जीवन की 5 लक्षण होते हैं, पता आपको? आपको कम नींद लेनी है। अभी तो नींद भी ज्यादा आती होगी, सर्दी है ना? सर्दी है कि नहीं है? तो सब लोग रजाई में जाने के बाद सो जाते हैं, और रजाई के अंदर ही क्या चला रहे होते हो? मोबाइल, है ना? किताब नहीं होती, क्या होती है? मोबाइल। तो पहले तो उस आदत को छोड़ो। अब आपकी साइंस कहती है कि आपकी आदत नहीं छूटेगी। आप एक दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट बैठेंगे पढ़ने, फिर आपका मन कहेगा नहीं 5 मिनट घूम के आया तो फिर पढ़ाई करूंगा। फिर आप 5 मिनट की जगह 15 मिनट घूम के आ गए, फिर 3 मिनट पढ़ेंगे, फिर आपका मन कहेगा नहीं, फिर आप कहेंगे कि ठीक है मैं 10 मिनट बाद पढ़ूंगा। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, आप सो जाते हो, फिर आप खुद के मन को कहते हो नहीं मैं कल से पढ़ाई करूंगा। फिर वो कल आता है, कल भी वही चलता है। तो कुल मिला के आपका जो ब्रेन है और जो आपका मन है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
साइंस ये कहती है किसी भी चीज को यदि हम 21 दिन तक लगातार फॉलो करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं मुझसे आदत नहीं छूटती। आप लोग 21 दिन तक लगातार सुबह 6 बजे उठने की आदत डाल लो। 21 दिन के बाद में सुबह 6 बजे आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बायोलॉजिकल अलार्म होती है बॉडी में। यानी कि आप कोई भी काम करो तो कितने दिन तक आपको डिसिप्लिन रखना है खुद को? 21 दिन के लिए। तो यदि आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपको बोरिंग लगता है, आपको नींद आती किताब पढ़ते हुए, तो आपको क्या करना है? 21 दिन तक लगातार जबरदस्ती उस किताब को पढ़ना है, चाहे आपको याद हो चाहे नहीं हो। सुबह 6 से 8 पढ़ना है, शाम को 7 से 10 तक पढ़ना है तो पढ़ना है। इस टाइम से कुछ भी काम हो आपके लिए। और विद्यार्थी जीवन के लिए पढ़ने के अलावा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। यदि आपके घर वाले कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ाई छोड़ के और घर के काम करो, यदि जब तक कोई वो बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं हो तब तक घर वालों को मना कर दिया करो कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं कोई काम नहीं करूंगा। क्योंकि आपका पहला धर्म क्या है? पढ़ाई करना। और पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप देश की कोई काम नहीं है। तो अब कुछ बच्चों का सवाल होता है कि बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, ये बनते कैसे हैं? ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर हूँ, प्रिंसिपल सर यहाँ पर, एक्सेस सर है, बाकी टीचर भी आपके बैठे हैं, तो ये भी कभी आपकी जगह हुआ करते थे। आज जहां पर हो वहां पर हम भी कभी ऐसे किसी को सुना करते थे। आज आपकी जगह कौन है? हम। और कभी इस जगह पर आप होगे, लेकिन कब होगे? जब आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज युवा दिवस पर क्या संकल्प लोगे कि क्या करना चाहोगे आप? कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सर मुझे पता है मुझे क्या करना है? कितने बच्चे हैं ऐसे? चलो अभी आप छोटे हो, आपने सोचा नहीं, क्योंकि अभी तो क्या चल रहा है आपका? घर पे जाते हैं, खाना बना हुआ मिल जाता है, खाना खाते हैं, फिर क्या आते हैं? स्कूल आ जाते हैं। तो घर वाले भी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? ये जो अभी चल रहा है ये आने वाले टाइम में नहीं चलेगा। आप स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, कॉलेज में आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर कर लेंगे, सेकंड ईयर कर लेंगे, थर्ड ईयर में घर वाले कहेंगे कि अब कमाने स्टार्ट करो। तो आपको अभी लग रहा होगा कि मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी बढ़िया एकदम। घर पे जाता हूँ, खाना मिल जाता है, यहाँ आता हूँ, अपने स्कूल में पढ़ के वापस चला जाता हूँ, तो मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है। लेकिन कॉलेज के बाद में वही घर वाले जो अपने लगते हैं वो क्या लगने लगते हैं? पराये लगने लगते हैं। क्योंकि वो अब आपको कहेंगे कि हमने आपको 18 से 20 साल आपको पढ़ाया है, अब हम चाहते हैं कि हम भी कुछ हो रहे हैं और आप लोग भी कुछ करो। और तब आपको एक तरह से होगी एंजाइटी स्टार्ट। एंजाइटी स्टार्ट होगी। वही घर वाले जो प्यारे लगते थे वो आपको दुश्मन लगेंगे, या वही घर वाले जो आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे वो आपको दुश्मन स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि दुश्मन है मुझे बार बार बोलते पढ़ने के लिए। लेकिन आप ये सोचो कि आपको 24 से 25 साल बाद में आपको कमाना ही है, आपको जॉब करनी ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो या तो आप 4 से 5 साल मेहनत कर लो तो आप किसी अच्छी पोस्ट पे जाकर और लोगों का भला कर सकते हो, या फिर क्या करो अभी का आप टाइम खराब कर दो और फिर बाद में क्या करो 60 साल तक मजदूरी करो। दो ऑप्शन है, या तो आप जिंदगी के 20 साल से 25 से 26 साल तक अच्छे से पढ़ लो और स्कूलिंग अच्छे से कर लो, या दूसरा ऑप्शन है कि 25 साल के बाद में जो हमारी एवरेज मरने की जो दर है वो लगभग 69 एज है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग 70 साल तो जिएंगे और 25 साल बाद घर वाले पैसे देना बंद कर देंगे। तो 25 साल से 70 साल तक लगभग 35 से 40 साल तक या तो आप मजदूरी करो धूप में, या फिर आप 4 से 5 साल मेहनत कर लो, तो हो सकता है कि आप खुद के लिए अच्छा कर पाओगे, खुद के पेरेंट्स के लिए अच्छा कर पाओगे और उस देश के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिए, या तो 4 से 5 साल ये इंस्टाग्राम रील सोशल मीडिया ये तुम्हारा काम है, इसको छोड़ो, तुम्हारा धर्म है विद्यार्थी धर्म है पढ़ना, उसको फॉलो कर लो 4 से 5 साल, या फिर आने वाले 40 से 50 साल फिर आप लोग मजदूरी करो। तो वक्त है आपको करना है युवा दिवस पर कि आपको किस फील्ड में जाना और कैसे जाना। अब कुछ बच्चों की शिकायत ये रहती है कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है घर वालों की, या फिर हमारी ये नहीं है। आपके घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन या उनके पास पैसा है या नहीं है, वो आपको कहीं से कर्जा लेकर कैसे भी आपको स्कूल भेजते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपकी सारी स्कूलिंग के खर्चा उठाते हैं और लगभग 20 से 25 साल पढ़ाते हैं।
अब्दुल कलाम साहब के पास भी पैसा नहीं था, जानते हैं उनके बारे में? हाँ? अखबार को डालने का घर घर जाकर काम करते थे, और वही अब्दुल कलाम देश के मिसाइल मैन बने। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा। यदि वो भी आपकी तरह सोच लेते कि मैं सुबह तो उठकर पेपर डालने जाता हूँ, मैं पढ़ाई कब करूँ। तुम्हारे पास तो वो सिचुएशन नहीं है। सब लोग ग्रामीण परिवेश से आता है, आप लोगों के घर वालों के पास भी टाइम है और आपके पास भी टाइम है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। अब 12th के बाद क्या करें, या 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए? मेन समस्या वहां से होती है। और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है कि आप अपना इंटरेस्ट बनाए, घर वालों का थोपा हुआ डिसीजन नहीं ले कि आपको साइंस ही लेनी है, आपको कॉमर्स ही लेनी है। आप बताएं कि आपको किस फील्ड में जाना है। यदि घर वालों ने कहा कि आप साइंस ले लो और आपका साइंस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग पछताओगे बाद में। तो पहले तो इंटरेस्ट डेवलप करो कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो 10th के बाद किस फील्ड में जाना है ये आपको 10th तक पता होना चाहिए, तब आप सब्जेक्ट को चूज करें। यदि आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो एग्रीकल्चर साइंस को अडॉप्ट करो, और एग्रीकल्चर में अडॉप्ट करने के बाद सिर्फ उसको पढ़ो मत। एग्रीकल्चर में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकता हूँ? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। क्या मैं कोई एग्रीकल्चर पढ़ के कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? यदि अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, लगभग हमारी पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन अभी भी खेती बाड़ी पर निर्भर है। तो अभी भी किसान क्या कर रहे हैं? वही गेहूं उगाते हैं, वही सरसों उगाते हैं, वही चना, 4-5 खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन यदि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की स्टूडेंट है तो आप सोचिएगा, क्या मैं ब्रोकली कर सकता हूं? क्या मैं कोई टमाटर की नई किस्म विकसित कर सकता हूं? क्या कोई मैं मेडिसिनल प्लांट लगा सकता हूं रिसर्च करके? अभी आपको लग रहा होगा सर इतने बड़े सपने कैसे देखे साइंटिस्ट के, लेकिन साइंटिस्ट एक दिन में नहीं बनते। अभी जो आप पढ़ रहे हो धीरे धीरे यही आपको साइंटिस्ट नजर आएंगे। अब्दुल कलाम साहब आपकी तरह एक दिन ऐसे स्कूल में बैठे होंगे और उनके टीचर को भी नहीं पता होगा कि मिसाइल मैन बन जाएंगे और एक दिन देश के राष्ट्रपति भी बनेंगे। तो हो सकता है आप में से कोई राष्ट्रपति हो, आप में से कोई प्रधानमंत्री हो, आप में कोई साइंटिस्ट हो, आप में कोई डॉक्टर होगा। अमेरिका से तो कोई आएगा नहीं, इसी देश के युवा होंगे। तो आप लोगों को पहले सोचना पड़ेगा कि मैं एग्रीकल्चर में क्या कर सकता हूँ। एग्रीकल्चर में बहुत सारे फील्ड्स हैं। जो एग्रीकल्चर में जाना चाहता है वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकता है, वो सोयल साइंटिस्ट बन सकता है, वो रिसर्च कर सकता है, वो एग्रीकल्चर का बिजनेस डाल सकता है। हो सकता है कि जैसे कि गेहूं से क्या बनती है, ब्रेड बनाने का कोई टेक्नोलॉजी ले आए और वो कोई नई तरीके से ब्रेड बनाने स्टार्ट कर दे। मैगी, जिसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड फूड इंडस्ट्री। आप लोग सब जूस वगैरह पीते हो, सब किसके प्रोडक्ट है? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। आप कुछ ऐसा करिए इस फील्ड के अंदर कि ताकि इसकी और मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। तो एग्रीकल्चर के अंदर टीचर बन सकते हो, एग्रीकल्चर के अंदर आप स्टार्टअप बना सकते हो, एग्रीकल्चर के अंदर साइंटिस्ट बन सकते हो, एग्रीकल्चर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और एग्रीकल्चर के अंदर अलग आईसीआर में पोस्ट आती है वो भी बन सकते हो। सर कॉमर्स का भी बता दो, कॉमर्स में क्या बन सकते हो? कॉमर्स के अंदर आपको पता है सारा काम जो होता है वो बिजनेस को रिलेटेड लेकर होता है कि ह्यूमन मैनेजमेंट कैसे करें। ह्यूमन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि प्रिंसिपल सर करते हैं, करते कि नहीं करते, कि अक्षय सर की ड्यूटी यहाँ लगानी है, उस टीचर की ड्यूटी वहां लगानी है, यहाँ से सरकार से कोई आदेश आए उस आदेश को ऐसे करना है। ये क्या हो गया? आप सबको मैनेज करना, ह्यूमन मैनेजमेंट। ये कॉमर्स का प्रकार होता है जिसको हम आजकल नई तरीके से एमबीए बोल देते हैं। क्या कर रहा है? एमबीए कर रहा हूँ। एमबीए में क्या होता है? होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। होटल मैनेजमेंट भी एक ब्रांच है कि जो होटल में जो काम होते हैं कि कितने रूम लगेंगे, उन रूम की सफाई कौन करेगा, खाना कैसे बनेगा, मेन्यू क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, कितने लोग आएंगे, कैमरा कहाँ लगेगा, सफाई कैसे होगी, इन सब का मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आप कर सकते हो। कॉमर्स के अंदर सीए, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो अकाउंट संभालता है पूरे इंस्टीट्यूशंस के, तो सीए भी आप लोग बन सकते हो। और भी आजकल कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी का कोर्स, बहुत सारी इसके अंदर फील्ड्स आपको नजर है। अब सवाल आता है सर साइंस का क्या करना है? तो साइंस तो हमारे समाज में एक पहले से बता दिया गया, साइंस का मतलब सिर्फ डॉक्टर है और इंजीनियर है। डॉक्टर और इंजीनियर ये पुरानी फील्ड्स हैं और ये फील्ड जब तक रहेंगी जब तक मानव सभ्यता रहेगी। लेकिन इस साइंस के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कभी ये टीवी गांव में हुआ नहीं करती थी। एक कॉमन टीवी हुआ करती थी और किसी वो साहूकार के वहां हुआ करती थी जहां पूरा गांव बैठकर टीवी देख लिया करता था।
आज ये छोटी सी टीवी बड़ी टीवी बनकर आपके सामने आ गई, और ये हर घर में एक नहीं दो है। बेडरूम में अलग है, जहां पर कॉमन एरिया डाइनिंग है वहां पर अलग है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को बनाया किसने? आप और हम जैसे लोगों ने मिलकर बनाया। तो ये किसकी देन है? साइंस की। अब पहले ये रिमोट से चला करता था, आजकल इसको बोल दो सब चला देता है। तो ये साइंस के नए फील्ड हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, रोबोटिक्स में जा सकते हैं, ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं वो कर सकते हैं। जबकि इंजीनियर, डॉक्टर ये तो पुरानी फील्ड है, इसके अंदर तो आप जा ही सकते हैं। तो नई फील्ड को भी देखो कि मैं क्या कर सकता हूं। अब आते हैं हम लोग आर्ट्स के ऊपर। आर्ट्स वाले सोचते हैं हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम टीचर बन जाएं, बाकी कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आते कि हम क्या बन सकते हैं। तो आर्ट्स वालों के लिए जितने ऑप्शन हैं उतने साइंस वालों के लिए भी ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि हर जगह पर जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है वहां पर ज्यादातर आपसे मांगा जाता है कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप लोग एसएससी में जा सकते हो, किसी मंत्रालय में काम कर सकते हो, किसी विभाग में सरकार के साथ काम कर सकते हो, आप लोग आईएएस बन सकते हो, आरएएस बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, सोशल काउंसलर बन सकते हो। कि किसी को साइकोलॉजी का नाम सुना है? आर्ट्स का एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का नाम सुना है? तो आपको लगता हो कि अर्थव्यवस्था का मतलब कॉमर्स का, नहीं, अर्थव्यवस्था भी किसमें होता है? आर्ट्स का ही पार्ट होता है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स आपको लगता है साइंस का पार्ट होता है? नहीं, मैथमेटिक्स भी किसका पार्ट होता है? आर्ट्स का। सिर्फ हमने पहली बार सुना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहां पर सिलेबस डाउनलोड करना आर्ट्स का, वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे आपके, जिसमें एक मैथ भी होगा। स्टैटिस्टिक्स किसका पार्ट मानते हो? सांख्यिकी। आपको लगता है कि किसका है? साइंस का, लेकिन किसका पार्ट है? आर्ट्स का। तो सारे सब्जेक्ट की जो जननी है वो कौन है? आर्ट्स। प्रत्येक सब्जेक्ट जो पढ़ते हो उसके बीच में कॉमन क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? बायो क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? इन सारे सब्जेक्ट का एक ही उद्देश्य है कि इंसान की लाइफ को कैसे बेहतर किया जाए। फिजिक्स वाले ऐसे सोचते हैं कि हम इस टीवी में और क्या कर सकते हैं, ये टीवी अच्छी होगी तो आपके लिए और सुविधा होगी। तो कुल मिला के फिजिक्स भी आपके वेलफेयर के लिए ही सोचती है। हिस्ट्री ये कहती है कि पहले हमने ऐसे कौन से डिसीजन लिए थे जो हमारे गलत हो गए थे, उनको सीख कर अब हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इतिहास से सीखना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट किसके लिए काम कर रहा है? इंसान के लिए। बायो किसके लिए काम कर रहा है? इंसान के लिए। फिजिक्स किसके लिए काम कर रहा है? इंसान के लिए। कॉमर्स किसके लिए काम कर रहा है? इंसान के लिए। तो सारे सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है? इंसान, आपकी वेलफेयर सुनिश्चित हो, आप अच्छे नागरिक बन सके। तो आर्ट्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर आप लोग काम कर सकते हो। ठंड लग रही है? आज तो युवा दिवस है, आप लोगों को ठंड लग रही है? युवाओं को है? अरे ठंड तो घर में किसको लगती है? बुजुर्गों को लगती है ना? लग रही है? नहीं लग रही? ठीक है। तो आप लोग युवा हो और युवा डे पे आज आपको 12 तारीख स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने आपको एक फेमस, कोई बताएगा, उन्होंने कुछ कोटेशन दिया था। क्या दिया था? उठो, बोलो, उठो, जागो और तब तक बोलो। आगे तुम्हारे स्कूल में लिखा होगा कहीं ना कहीं। चलो, तो उठो का मतलब क्या है? हाँ? खड़े होने का मतलब ये नहीं कि मैं बैठा हूं और खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या बताया स्वामी विवेकानंद जी ने? उठो का मतलब है कि आप जो सोए हुए हो माइंड से, सोने का मतलब ही नहीं कि बेड पे सोए हुए हो, दिमाग से हम लोग सोए हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि उठो और जागो और फिर दौड़ो। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? ब्रेन से। हम लोग
मन अंदर से सोए हुए हैं, हमारी आत्मा सोई हुई है। तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी अंतरात्मा को जगाओ। अंतरात्मा को जगाकर फिर क्या करना है? दौड़ना है आपको, और तब तक दौड़ना है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात तब कही थी जब हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तब उनकी चलती भी नहीं थी, तब एजुकेशन के इतने सोर्स भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने तब भी इतनी बड़ी बात कह दी थी। आज हम स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रहे हैं, हमारे खुद के लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं, कोई ब्रिटिश शासन नहीं है, फिर भी हम लोग क्या हो गए? लेजी हो गए। भगत सिंह जी कितनी उम्र थी? हाँ, तो वो लोग जिन्होंने अपनी छोटी छोटी उम्र में आप लोगों के लिए कुर्बानियां दे दी कि मेरे देश के लोग जो आए वो इन अंग्रेजों के गुलाम नहीं हो, और मेरे देश के लोग इस देश को इतने आगे लेकर जाएं कि विश्व में हमारा डंका बजे। उन्होंने अपनी आपके लिए जान दे दी। आप अभी पैदा नहीं हुए हो कि हम तो सर अभी 2010 में पैदा हुए हैं, फिर 2001 में पैदा हुए हैं, हमें भगत सिंह जी से क्या लेना देना। अगर भगत सिंह जी नहीं होते तो आज भी हम हो सकता था कि गुलाम। तो जितने भी स्वतंत्रता लीडर हैं, भगत सिंह जी हो, महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जितने भी हो, सावरकर जी हो, जितने भी, सबने क्या किया? योगदान दिया। तो इसलिए नहीं दिया कि हम लोग इंस्टाग्राम चलाएं और लाइफ खराब करें, इसलिए दिया था कि आप लोग भविष्य, यानी आपका जो देश है उसके भविष्य को बेहतर बना सको। तो क्या युवा दिवस पर आप लोग प्रण लेते हो कि हम लोग कुछ करेंगे, या सिर्फ आज के दिन आपको मोटिवेशन मिला और कल से हम तो फिर उसी में कि ये तो क्या है, टीचर आते हैं अपनी ज्ञानवाणी देते और चले जाते हैं। इनर मोटिवेशन होना चाहिए आप लोगों के अंदर में, ठीक है? तो क्या आप लोग युवा दिवस के ऊपर ये प्रण करते हो कि आप लोग कुछ किताबों को रीडिंग हैबिट्स बनाएंगे? कितने लोग कहते हैं कि हम सर किताबों को पढ़ें? बस एक ही इतना सा हाथ क्या होता है? आधी लाइन पढ़ेंगे, पूरा हाथ होता है ऐसे। कितने लोग मानते हैं कि वो किताबों को पढ़ेंगे? शाबाश। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने देखा कि बगल वाला हाथ उठा रहा है तो मैं भी उठा दूं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी नकल कर रहे हैं कि बगल वाला करेगा तो करूंगा, जबकि आप लोगों को खुद को ये सोचना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा, वास्तव में पढ़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग 12 घंटे पढ़ो, आप लोग 14 घंटे पढ़ो। अभी आप लोगों की खेलने कूदने की उम्र है, आराम से मस्ती करो, मजाक करो, खेलो, घूमो फिरो। फिर भी आप लोग 2 घंटे दिन के अंदर 2 घंटे पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? जब स्कूल के अंदर कोई टीचर छुट्टी पे हो या आपका कोई खाली पीरियड हो तो क्या उसके अंदर लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ तो मैं नहीं पढ़ सकता? लगता है क्या कि मैं तो गांव से आता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, शहर वाले ज्यादा पढ़ लेंगे? भगवान ने आपको सबको ब्रेन दिया है, चाहे आप शहर में रहते हो चाहे गांव में रहते हो, और वो ब्रेन का यूज ही आपको करना है। और एक चीज बताऊं कि जितने भी अच्छी पोस्ट पर हैं वो सारे गांव से ही निकले। चाहे आप प्रधानमंत्री ले लो, चाहे आप राष्ट्रपति ले लो, चाहे आईएएस ले लो, चाहे आरएस ले लो, हर साल आप खबर सुनते होंगे कि फलाना ऑटो रिक्शा उनके फादर चलाते थे और वो आईएएस बना, या ये बंदा आरएस बना। तो जितने भी अच्छी पोस्ट पर सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही होते हैं। तो पहला तो छोड़ो कि हम तो गाँव से आते हैं, शहर वालों से कॉम्पिटिशन कैसा होगा? ब्रेन उनके पास भी वही, आपके पास भी हो सकता है कि आपके पास अच्छे पहनने के कपड़े नहीं होंगे, उनके पास पहनने के अच्छे कपड़े होंगे, लेकिन ब्रेन को तो नहीं बदल सकते आप। भगवान ने ब्रेन सबको सेम दिया है। तो कपड़ों के ऊपर मत जाइए, सिंपल अपने ब्रेन पर, इस पर विश्वास रखो, तो इसको जितना यूटिलाइज करोगे उतना ही आपको ये फायदा देगा। वो ये कहता है कि मेरा ब्रेन काम नहीं करता, वो उसकी सब सोच है, सबका ब्रेन सेम काम करता है। तो सब लोग युवा दिवस पर उस वायु की तरह बहो जिसको कंट्रोल किया जा सके और देश के लिए कुछ काम आ सके।